उस रात नदी की हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज धारा के साथ घिसट रही हो। रात के 10:30 बजे आपातकालीन फोन की घंटी बजी। एक युवा लड़की की टूटी फूटी उन्मादी आवाज आई, मदद, मदद करो, घर में सब मर गए हैं। जब नदी के किनारे बने उस घर का दरवाजा तोड़ा गया तो टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाचने लगी, एक चमकदार लाल पोखर पर प्रतिबिंबित होती हुई, जैसे नरक का आईना हो। बैठक में 2 बच्चे अकड़े हुए पड़े थे। कमरे में एक पति पत्नी बिना आवाज के लेटे थे, उनके शरीर घावों से भरे हुए थे। आंगन के कोने में एक लड़की घुटनों को गले लगाए कांप रही थी, उसकी आंखें खाली थी, जैसे अभी अभी कब्र से लौटी हो। चोरी का कोई निशान नहीं था, कोई अलमारी उल्टी नहीं थी, फर्श साफ था, बहुत ज्यादा साफ, जैसे किसी ठंडे हाथ ने सच्चाई को मिटा दिया हो। वाराणसी का वह घाट जो आमतौर पर शांत रहता था, अचानक मौत का मंच बन गया था। और एकमात्र जीवित गवाह उस घर की सबसे बड़ी बेटी ही थी। माता पिता के लिए नदी के किनारे की रात की अपनी आवाजें होती हैं। धारा को काटती नाव की सरसराहट, गीले बांस की चरमराती आवाज, हवा का शोर जो कभी कभी बुरी खबरें लाता है। उस रात ऐसा लगा जैसे इन सभी आवाजों ने अपने कान बंद करने का समझौता कर लिया हो, केवल एक चीख को छोड़कर जो मिश्रा परिवार के घर से निकली थी। वही चीख थी जिसने 18 साल की प्रिया मिश्रा को कांपती उंगलियों से अपना फोन उठाने और बिना शब्द सोचे 112 दबाने पर मजबूर कर दिया। मदद, पापा, मम्मी, भाई, खून। रोने ने उसके वाक्य को निगल लिया। जैसे ही वाराणसी पुलिस हरकत में आई, 2 सिपाही पहले सड़क मार्ग से पहुंचे, जबकि एसपी आदित्य सिंह के नेतृत्व में एक छोटी टीम एक नाव लेकर गंगा की मैली धारा के रास्ते पहुंची। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन हवा में लोहे की जंग जैसी गंध थी। सड़ांध, एक हवलदार ने अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर करते हुए बुदबुदाया। आदित्य चुप रहे, उनकी आंखें अंधेरे को खंगाल रही थी। घाट, जो आमतौर पर त्योहारों में पर्यटकों की लालटेनों से टिमटिमाता था, अब अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल रमेश मिश्रा के घर की बत्ती एक बीमार आंख की तरह झपक रही थी। बांस का गेट टूटा नहीं था, ताला बड़े करीने से लटका हुआ था। यह संकेत था कि मुख्य दरवाजा अंदर से खोला गया था। यह आदित्य का पहला नोट था। दूसरा नोट दरवाजे की दहलीज पर पहला कदम रखते ही मिला। लकड़ी का फर्श फिसलन भरा था, केवल बारिश के कारण नहीं, बल्कि एक गाढ़े तरल के कारण जिसे पोंछा गया था। सावधानी से एक युवा अन्वेषक ने छोटे निशान वाले शंकु रखते हुए कहा। टॉर्च की रोशनी ने निशानों का पीछा किया। एक कपड़े से पोंछने की पतली लकीर सामने की मेज के पास बेतरतीब ढंग से रुक गई। फिर उन्होंने उन्हें देखा। 2 छोटे लड़के, रोहन और सोहन, क्रमशः 10 और 7 साल के, एक दूसरे के पास तिरछे लेटे हुए थे, जैसे उन्हें अभी अभी एक बुरे सपने से उठाया गया हो और वे कभी वापस नहीं आए। एक पतली चादर फर्श पर गिरी हुई थी। दाईं ओर एक गिलास दूध गिरा हुआ था, जो गहरे लाल धब्बे के ऊपर एक सफेद धूमकेतु बना रहा था। आदित्य ने एक सांस ली, शब्दों को रोकते हुए। माता पिता जानते हैं कि कुछ दुहक ऐसे होते हैं जिन्हें बोला नहीं जाना चाहिए, केवल सिर झुकाया जाना चाहिए। रसोई साफ है, सर, एक सदस्य ने रिपोर्ट दी जो रसोई की तलाशी ले रहा था। कोई अलमारी उल्टी नहीं है, कोई दराज खाली नहीं है। यहाँ तक कि शेल्फ पर रखा गुल्लक भी वैसा का वैसा है। सामने के कमरे में सुनीता मिश्रा बिस्तर के किनारे लेटी हुई थी।
एक हाथ ने उनके नाइटगाउन के कॉलर को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वह एक ऐसे घाव को बंद करने की कोशिश कर रही हो जो बहुत बड़ा था। बिस्तर के सिरे पर रमेश मिश्रा पीठ के बल लेटे थे। उनका चेहरा दरवाजे की ओर था, आंखें आधी खुली थीं। उनके दाहिने हाथ के नाखूनों में आदित्य ने कुछ नरम देखा, जैसे त्वचा का एक टुकड़ा फंसा हुआ हो। उन्होंने फोरेंसिक टीम को इशारा किया, इसे प्राथमिकता दो। बरामदे में प्रिया एक गीले लकड़ी के खंभे से टिककर सिकुड़ी हुई थी। उसके बाल टपक रहे थे, घर के कपड़े धब्बों से भरे थे। प्रिया, आदित्य पास आए, अपनी आवाज को जितना हो सके धीमा करते हुए। एक गहरी सांस लो, तुम सुरक्षित हो। लड़की ने बिना ध्यान दिए सिर हिलाया। उसके होंठ कांप रहे थे। घर इतना साफ क्यों है, अंकल? पुलिस? फ्रिश फ्रिश ऐसा नहीं था। आदित्य ने अंदर एक नजर डाली। वह भी वही सवाल पूछ रहा था। एक-एक करके सामान्य अपराध के संकेतक ढह रहे थे। खिड़की पर तोड़ने का कोई निशान नहीं था, दरवाजे का ताला टूटा नहीं था, दराजे, टेलीविजन, यहाँ तक कि सस्ते गहनों का एक बक्सा, सब अपनी जगह पर थे। किताबों की शेल्फ पर धूल केवल किनारे से ही हटी हुई थी, जैसे किसी ने छींटे पोंछने के लिए जल्दबाजी में साफ किया हो। यह चोरी का इरादा नहीं है, यह जान लेने का इरादा है। और उसके बाद निशान मिटाने का इरादा। सर, सबसे नजदीकी पड़ोसी, एक हवलदार ने पूछा। केले के बाग के पीछे शर्मा जी, नाव चलाने वाले ने मदद करते हुए दिशा दिखाते हुए जवाब दिया, जो साथ आया था। वह नाम सुनकर एक स्थानीय सिपाही ने नजरें मिलाईं। शर्मा जी का रमेश मिश्रा के साथ जमीन की सीमा को लेकर झगड़ा हुआ था। वह जुए में कुछ में डूबे होने के लिए भी जाने जाते हैं। उनके बाएं हाथ पर अक्सर एक कपड़ा बंधा रहता है। कहते हैं नाव से गिरने से चोट लगी है। एक नोट, कोई आरोप नहीं। इस तरह के मामलों में एक नोट एक दरवाजा या एक जाल हो सकता है। फोरेंसिक टीम पहुंची। दरवाजे के हैंडल, मेज और नल पर स्वाब लिए गए। रमेश मिश्रा के नाखून के नीचे उन्हें ऊतक और खून का एक टुकड़ा मिला जिसका रंग आसपास से मेल नहीं खाता था। न्यूनतम संदूषण, एक अधिकारी ने कहा। इसे ठंडा रखो, आदित्य ने सिर हिलाया। अगर भगवान ने चाहा तो वह छोटा सा टुकड़ा एक मरे हुए आदमी की आवाज बन सकता है। प्रिया धीरे धीरे खड़ी होने लगी। शुरू से बताओ, आदित्य ने अनुरोध किया, अपनी नजरों को निर्णयात्मक होने से रोकते हुए। लड़की ने अपनी आंखें पोंछीं। पूरा दिन सामान्य था, सर। शाम से बारिश हो रही थी। मैं नदी के उस पार गई थी। आकाश ने गंगा के किनारे एक कैफे में कॉफी पीने के लिए बुलाया था। उसने कहा बस थोड़ी देर के लिए। हमने देर तक बात की। उसने थूक निगला। रात 9 बजे के बाद मैं घर जाने के लिए निकली। एक नाव वापस जा रही थी। घर पहुंचने पर सन्नाटा था। मैंने मां को आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। मैं अंदर गई और लोहे की गंध, उसकी आवाज टूट गई। आकाश, आदित्य ने बिना दबाव के उस नाम को दोहराया। आकाश शर्मा, प्रिया ने जवाब दिया। 25 साल का। 1 साल से जानते हैं। पापा मम्मी चाहते थे कि आकाश पहले कोई नौकरी ढूंढ ले। आकाश एक अच्छा लड़का है, सर। वह कभी, उसका वाक्य अधूरा रह गया। वह कठोर शब्द जारी रखने में असमर्थ थी। आदित्य ने उसे नहीं टोका। माता पिता जानते हैं कि जब एक बच्चा समझदारी की भीख मांगता है तो वह उस विश्वास के बचे खुचे टुकड़ों को उधार ले रहा होता है जो नाजुक हो रहा होता है।
आदित्य ने अपनी छोटी सी नोटबुक में दो चीजें चिह्नित कीं, बहाना और स्वाभिमान। कई घरों में माता पिता का निषेध कभी भी चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं होता, लेकिन कुछ युवाओं या उनके साथियों के लिए वे शब्द एक हथौड़े की तरह लग सकते हैं जो सम्मान की मेज पर पड़ता है। उसने आरोप नहीं लगाया, उसने तर्क का एक पुल बनाया। बाहर बारिश और तेज हो गई। नदी के किनारे नावों की रोशनी अंधेरे पानी पर लंबी लकीरें खींच रही थी। राजू, नाव चलाने वाला जो पहले मदद कर रहा था, थोड़ा हिचकिचाते हुए पास आया। सर, उस रात मैंने किसी को द्वीप के पीछे से ले जाते हुए देखा था। कोई छोटे से घाट पर खड़ा था, जैसे नदी में कुछ फेंक रहा हो, लेकिन मुझे समय ठीक से याद नहीं है। बारिश बहुत तेज थी। आदित्य मुड़े। क्या तुम वह घाट दिखा सकते हो? राजू ने सिर हिलाया। हाँ, सर। लेकिन अंधेरा है, धारा तेज है। अगर आप तल में कुछ ढूंढ रहे हैं, तो मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, आदित्य ने कहा। कल गोताखोर टीम आएगी। आज रात हम उसे चिह्नित कर लेंगे। उसे एहसास हुआ कि राजू की कहानी एक ऐसी हवा हो सकती है जो नाव को आगे बढ़ाए, या एक ऐसी विपरीत धारा जो गुमराह करे। बारिश की रात में समय, दूरी और याददाश्त हमेशा फिसलन भरी होती है। पीछे के बगीचे में टपकते केले के पेड़ों के बीच टीम ने नरम जमीन की तलाशी ली। बूटों ने छोटे छोटे छेद छोड़ दिए। उन्हें अपने ही निशानों को याद रखना था ताकि वे किसी और के निशानों से न मिल जाए। एक आवारा कुत्ता रो रहा था, उसकी पूंछ झुकी हुई थी। आदित्य ने जमीन पर एक हल्की लकीर को घूरा। यह पैरों के निशान नहीं है, बल्कि एक छोटे से घसीटने का निशान है जो कमरे की खिड़की के नीचे रुकता है। यहां से अंदर आया? एक युवा अन्वेषक ने पूछा। नहीं, आदित्य ने धीरे से जवाब दिया। घसीटने का निशान बाहर की ओर है। कोई बाहर निकला, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। सामने के कमरे में टॉर्च ने गाढ़े हो चुके दूध के फैलाव पर रोशनी डाली। उसके किनारे एक साफ, आधा गोलाकार लकीर थी, जैसे एक गिलास के आधार का निशान जिसे उठाया गया हो और फिर एक हिचकिचाते हुए हाथ द्वारा वापस रख दिया गया हो। किसका हाथ? एक माँ जो अपने बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रही थी, या एक अजनबी का हाथ जो घबराहट को टालकर सफाई कर रहा था? ये सवाल गंगा के ऊपर कोहरे की तरह लटके हुए थे। आदित्य प्रिया के पास लौटा। क्या हाल ही में तुम्हारे परिवार को कोई धमकी दे रहा था? प्रिया ने अपने होंठ काटे और फिर अपना फोन निकाला। उसने एक अज्ञात नंबर से एक संदेश दिखाया, वापस मत आना। वह संदेश 2 दिन पहले आया था, जब प्रिया ने अपनी माँ से कहा था कि वह बाजार में अपनी छोटी सी दुकान देखना चाहती है। आदित्य ने स्क्रीन की तस्वीर खींची, डेटा सुरक्षित किया। इस तरह की धमकी का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। ईर्ष्या, कर्ज का मामला, जमीन का मामला, या सिर्फ एक क्रूर मजाक। लेकिन एक रात में जहां 4 जानें चली गईं, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। शर्मा जी का क्या? एक सदस्य ने पड़ोसी के घर से लौटकर पूछा। उनके बाएं हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी है। कहते हैं आज शाम नाव से गिर गए। शराब की गंध आ रही है। आदित्य ने संक्षेप में सिर हिलाया। नोट करो। कल सुबह चोट का मेडिकल परीक्षण कराओ, देखो कि क्या यह कहानी से मेल खाता है। उसने अपना सिर घुमाया, फिर से उस चमकदार, साफ फ्रिश को देखा जो चीख रहा था। किसी के पास मिटाने के लिए समय और शांति थी। आधी रात होते होते पुलिस लाइन ने घर को घेर लिया। नीली बत्ती पोखर में प्रतिबिंबित हो रही थी।
प्रिया को गांव के सामुदायिक भवन में एक अस्थायी सहायता केंद्र में ले जाया गया, जहां एक महिला पुलिसकर्मी और एक मनोवैज्ञानिक उसके साथ थे। जाते समय लड़की ने अपने घर को एक बार फिर देखा, एक खाली नजर से जो किसी भी माता पिता का दिल चीर देती। आदित्य बरामदे में खड़ा था, अपना रेनकोट कसते हुए। उसने नदी की ओर देखा, उस अंधेरे की ओर जहां धारा उन चीजों को छिपा रही थी जो सच नहीं बोलना चाहती थी। उसके सिर में एक वाक्य धीरे धीरे लेकिन जोर से गूंज रहा था, यह एक चोर की रात नहीं थी। यह एक ऐसे व्यक्ति की रात थी जिसे लगा कि उसे यह तय करने का हक है कि कौन सांस ले सकता है, और ऐसा व्यक्ति, चाहे उसका गुस्सा कितना भी गर्म क्यों न हो, बाद में ठंडा होना जानता है। आदित्य ने अपनी नोटबुक बंद कर दी। कल हम उस पार के कैफे में जाएंगे। सभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकालो, घाट से लेकर घर तक जाने वाली छोटी सी सड़क तक। हर किसी से पूछो जिसने प्रिया और आकाश को देखा। समय की पुष्टि करो, दिशा की पुष्टि करो। उसने रमेश मिश्रा के नाखून को देखा, जो अब एक सबूत के रूप में सील कर दिया गया था। शायद वहां, उस छोटे से टुकड़े में, पूरी रात का सबसे ईमानदार हिस्सा छिपा हुआ था, एक पिता का पंजा जो हार मानने से इनकार कर रहा था। और गंगा नदी बहती रही, रहस्यों को अस्थायी रूप से अपने साथ ले जाती हुई। अगली सुबह, जो घाट आमतौर पर मंदिरों और प्रेम वृक्षों के साथ पर्यटकों का स्वागत करता था, अब केवल पीली टैप और जिज्ञासु नजरों से भरा था। ग्रामीण बाढ़ के बहुत बाहर झुंड में खड़े थे, आधी डरी हुई, आधी अविश्वासी, धीमी आवाजों में बात कर रहे थे। मिश्रा जी इतने अच्छे थे, कभी किसी को मना नहीं करते थे। कौन इतना बेरहम हो सकता है, एक माँ ने बुदबुदाया। अंदर, फोरेंसिक टीम ने अपना काम जारी रखा। कैमरे ने हर कोने की तस्वीर खींची, स्वाब ने दरवाजे के हैंडल, फर्श पर बचे तरल और यहाँ तक कि पोंछे के कपड़े को भी रगड़ा। सब कुछ बहुत साफ, बहुत पॉलिश किया हुआ लग रहा था, जैसे अपराधी के पास खुद को मिटाने के लिए काफी समय था, लेकिन इसी वजह से उसने एक संदिग्ध सफाई का निशान छोड़ा था। एसपी आदित्य सिंह बरामदे में खड़े थे, पीछे के केले के बाग की ओर देख रहे थे। दो स्थानीय सिपाही अभी अभी शर्मा जी के घर से लौटे थे। रिपोर्ट, सर। उनके बाएं हाथ की चोट के बारे में उनका कहना है कि वह कल शाम नाव से गिर गए थे, लेकिन शराब की गंध आ रही है। यह एक पुरानी चोट हो सकती है। पड़ोसियों का कहना है कि उस रात वह टॉर्च लेकर घर से बाहर निकले थे। आदित्य ने सिर हिलाया। समय नोट करो, हम बाद में इसका मिलान करेंगे। वह जानते थे कि एक खूनी मामले में गपशप एक ऐसी आग हो सकती है जो जांच की दिशा को जला दे, लेकिन इसमें सच्चाई की एक चिंगारी भी हो सकती है। अस्थायी सहायता केंद्र में राजू, नाव चलाने वाला जिसने पिछली रात जानकारी दी थी, बेचैनी से बैठा था। उसके हाथ अपनी मैली टोपी को मसल रहे थे। सर, मैंने साफ देखा था कि कोई छोटे से घाट पर था। रात में बारिश बहुत तेज थी। उसने कुछ भारी फेंका। आवाज जोरदार थी। मुझे लगा कि वह कचरा फेंक रहा है, लेकिन अब मुझे डर है कि वह हथियार था। किस समय? आदित्य ने पूछा। राजू ने याद करने की कोशिश करते हुए भौहें सिकोड़ी। लगभग 8:30 या 9 बजे के आसपास। अंधेरा था। बारिश ने मेरे फोन की घड़ी बंद कर दी थी। जानकारी अस्पष्ट थी, लेकिन आदित्य को द्वीप के उत्तरी किनारे पर एक छोटे से घाट को नक्शे पर चिह्नित करने के लिए काफी थी। उन्होंने गोताखोर टीम को नदी की धारा कम होते ही तैयार रहने का आदेश दिया। इस बीच 2 अन्य अन्वेषक उस कैफे में गए जहां प्रिया ने आकाश शर्मा से मिलने का दावा किया था। कैफे की मालकिन, माया नाम की एक अधेड़ उम्र की महिला ने पूछे जाने पर सिर हिलाया। हाँ,
मैंने प्रिया को आकाश के साथ कोने में बैठे देखा था, शाम से रात तक। वे बहुत देर तक बात कर रहे थे। क्या आकाश बीच में बाहर गया था? अन्वेषक ने पूछा। माया ने गहराई से सोचा। मैं रसोई में गई थी, लेकिन जहां तक मुझे पता है वे बैठे रहे। मेरा कर्मचारी शायद बेहतर जानता हो। एक युवा वेट्रेस को बुलाया गया। बहन, क्या तुम्हें वह जोड़ा याद है? वेट्रेस ने तेजी से सिर हिलाया। हाँ, आकाश यहाँ अक्सर आता है। उस रात लगभग 8 बजे के आसपास मैंने उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाते देखा। उसने कहा कि वह अपनी मोटर बाइक से बटुआ लेने जा रहा है। 5 मिनट, उसने कहा। उसके बाद वह वापस आ गया। एक महत्वपूर्ण नोट। 5 मिनट 45 मिनट बन सकते हैं, अगर कोई मजबूत कारण हो। शाम को आदित्य ने परामर्श कक्ष में प्रिया से मुलाकात की। लड़की थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। प्रिया, क्या मैं फिर से पूछ सकता हूँ? जब आकाश में से उठा था, क्या तुमने घड़ी पर ध्यान दिया था? प्रिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, बटुआ लेने जा रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर अपना फोन चलाया। ज्यादा समय नहीं लगा, ऐसा लगा। अगर समय का अंतर ज्यादा लंबा होता तो? आदित्य ने सावधानी से पूछा। प्रिया चुप हो गई। उसके हाथ उसकी स्कर्ट का कोना मसल रहे थे। सर, कृपया आकाश को दोष मत दीजिए। वह अच्छा है। पापा मम्मी ही बहुत सख्त थे। उसके आंसू गिर पड़े। आदित्य ने दबाव नहीं डाला। इस उम्र के बच्चे अक्सर खतरे के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए नहीं कि वे मूर्ख होते हैं, बल्कि इसलिए कि दिल विश्वास करने से इनकार करता है। उस रात अन्वेषकों ने रमेश मिश्रा के घर की ओर जाने वाली छोटी सी सड़क के पास एक किराने की दुकान से सीसीटीवी फुटेज की जांच की। घड़ी 7:45 बजे दिखा रही थी। एक काली मोटरबाइक पर एक व्यक्ति तेजी से गुजरा। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन शरीर का सिलहूट और हेलमेट आकाश शर्मा के जैसा था। 30 मिनट बाद एक और रिकॉर्डिंग ने उसी तरह की मोटरबाइक को नदी के उस पार की दिशा में तेजी से जाते हुए रिकॉर्ड किया। यह बहाने में एक दरार है, एक युवा अन्वेषक ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। आकाश ने कैफे छोड़ा था। आदित्य ने शांत भाव से स्क्रीन को देखा। अभी काफी नहीं है, लेकिन यह पहली दरार है। हम इस दरार को तब तक खोलेंगे जब तक यह टूट न जाए। जबकि संदेह की सुई आकाश की ओर झुक रही थी, एक और कथानक सामने आया। अपने घर पर शर्मा जी ने जोर देकर इनकार किया। मैं उस रात बाहर गया था, लेकिन सिर्फ मछली पकड़ने का जाल जांचने के लिए। यह चोट पिछले हफ्ते गिरने से लगी थी, लड़ाई से नहीं। लेकिन उसकी बेचैन नजरों ने ग्रामीणों को और भी संदिग्ध बना दिया, खासकर जब यह खबर आई कि उसका मिश्रा जी के साथ जमीन की सीमा को लेकर झगड़ा हुआ था। आदित्य जानते थे कि शर्मा जी ध्यान भटकाने वाले हो सकते हैं, या पहेली का एक टुकड़ा। उन्होंने टीम को बाजार के साहूकारों के पास शर्मा जी के ऋण रिकॉर्ड की जांच करने का आदेश दिया, अगर वास्तव में उनके पास कोई वित्तीय मकसद था। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, केवल एक दिशा में इशारा नहीं करना चाहिए। 2 दिन बाद फोरेंसिक लैब से खबर आई। रमेश मिश्रा के नाखून के नीचे के ऊतक का टुकड़ा एक युवा पुरुष के डीएनए से मेल खाता था। परिवार के किसी सदस्य से नहीं। हमें सभी संदिग्धों के नमूने चाहिए। आकाश, शर्मा जी, यहाँ तक कि राजू भी, प्रयोगशाला के तकनीशियन ने कहा। आदित्य ने सहमति दी। आधिकारिक तौर पर लो, कोई लीक नहीं होनी चाहिए। वह जानते थे कि एक बार यह खबर बाहर निकल गई
तो जनता की राय बेकाबू हो सकती है। आकाश शर्मा को आखिरकार पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसकी शक्ल अभी भी साफ सुथरी थी, चेहरा सपाट था। मैंने कहा था कि मैं प्रिया के साथ कैफे में था। बहुतों ने देखा। मैं यह नहीं कर सकता। उसकी आवाज सपाट थी, लेकिन सीसीटीवी से ली गई धुंधली मोटर बाइक की तस्वीर दिखाए जाने पर उसकी आंखें बेचैन हो गईं। मेरी मोटर बाइक जैसी दिखती है, हाँ, लेकिन एक ही मॉडल की बहुत सी मोटर बाइक हैं। गलत हो सकता है। वह थोड़ा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो एक ढाल की तरह ज्यादा लग रही थी। आदित्य आगे झुका। अगर तुम इतने ही निश्चित हो, तो एक डीएनए परीक्षण तुम्हें गलत साबित नहीं करेगा। हमें तुम्हारे खून का नमूना चाहिए। आकाश एक पल के लिए चुप रहा और फिर सिर हिलाया। लीजिए, सर। मैं कुछ नहीं छिपा रहा। घाट पर बने सहायता केंद्र में आदित्य बरामदे में बैठे गंगा की बहती धारा को देख रहे थे। वह जानते थे कि सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी। रमेश मिश्रा के नाखून के नीचे का वह छोटा सा टुकड़ा एक पिता की आखिरी आवाज थी। एक ऐसी आवाज जो निश्चित रूप से अपराधी का नाम पुकारेगी। उसके पीछे एक युवा सदस्य बुदबुदाया, सर, अगर डीएनए आकाश से मेल खाता है तो वह खत्म हो जाएगा। आदित्य ने नदी को देखा। जरूरी नहीं कि खत्म हो जाए, बल्कि यह तो बस शुरुआत होगी। क्योंकि जो व्यक्ति इतनी सफाई से निशान मिटा सकता है, उसके पास बचने के लिए जरूर कोई और चाल होगी। और दूर बिजली की गड़गड़ाहट हुई, जैसे गंगा खुद याद दिला रही हो कि धाराएं रहस्य छिपा सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। त्रासदी के 3 दिन बाद अपराध प्रयोगशाला ने घाट पर बने सहायता केंद्र को एक रिपोर्ट भेजी। वह पत्र एक आधिकारिक कुरियर द्वारा एक भूरे रंग के लिफाफे में आया था, जिस पर लाल मुहर लगी थी। आदित्य ने धीरे धीरे उसे खोला। उसकी आंखें एक एक पंक्ति पर दौड़ रही थी। कमरे में खामोशी छा गई। केवल पुराने पंखे की चरमराती आवाज सुनाई दे रही थी। डीएनए परिणाम, उसने आखिरकार कहा, आकाश शर्मा से मेल खाते हैं। कमरा जैसे अपनी सांस रोक चुका था। एक युवा अन्वेषक ने फुसफुसाया, इसका मतलब यह सच है, सर। गिरने से पहले मिश्रा जी ने उसे खरोंचा था। आदित्य ने तुरंत जवाब नहीं दिया। अनुभव ने सिखाया था, एक मजबूत सबूत सच्चाई की ओर ले जा सकता है, लेकिन यह एक चालाक पक्ष द्वारा हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह खबर तेजी से बाहर फैल गई। स्थानीय मीडिया ने शीर्षक लिखना शुरू कर दिया, घाट पर रहस्यमय युवक, डीएनए अपराध स्थल से मेल खाता है। ग्रामीण पुलिस लाइन के बाहर जमा हो गए, तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अगर यह सच में वही है, तो उसे खुला घूमने न दे, किसी ने चिल्लाया। भीड़ की आवाज नदी की लहरों की तरह थी जो तूफान में बदल सकती थी। प्रिया ने ये फुसफुसाहटें सुनी। वह सहायता केंद्र के एक कोने में बैठी थी, अपना छोटा सा बैग पकड़े हुए, चेहरा पीला। जब एक महिला पुलिसकर्मी ने उसे प्रयोगशाला के परिणाम बताए, तो लड़की ने एक छोटी सी चीख मारी, अपने कान ढक लिए। यह संभव नहीं है। आकाश एक बुरा इंसान नहीं है। उसने मुझसे वादा किया था। वह मुझसे प्यार करता है। उसका रोना फूट पड़ा, जो किसी भी देखने वाले का दिल चीर देता। आदित्य पास आए। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। प्रिया, प्यार कभी कभी हमें अंधा बना देता है, लेकिन सबूत झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हारे पिता ने संघर्ष किया था, और आकाश की त्वचा का एक टुकड़ा उनके नाखून के नीचे था। नहीं, शायद कोई गलती हुई हो, सर। लैब ने गलती की होगी, या शायद किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया हो।
प्रिया की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखें लाल थी। वह विश्वास के आखिरी टुकड़े को ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी जैसे एक बच्चा जो अपना आखिरी खिलौना छोड़ने से इनकार करता है। आदित्य ने जवाब नहीं दिया। वह जानते थे कि सबसे बड़ी टक्कर पुलिस और संदिग्ध के बीच नहीं थी, बल्कि प्रिया के दिल और उस सच्चाई के बीच थी जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उस शाम आकाश को फिर से बुलाया गया। इस बार उसका चेहरा और भी पीला था, लेकिन वह अभी भी अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। मैं फिर से क्यों, सर? मैंने अपना नमूना दे दिया था, है न? अब आप मुझ पर और क्या आरोप लगाना चाहते हैं? आदित्य ने डीएनए परिणाम की फाइल मेज पर रखी। यह जवाब है। तुम्हारी त्वचा रमेश मिश्रा के नाखून के नीचे थी। यह कैसे हो सकता है? आकाश कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर एक छोटी, सूखी हंसी हंसा। त्वचा? शायद कोई गलती हुई हो। मैं अक्सर प्रिया के घर जाता था, शायद कभी छुआ हो। छूने से ताज़ा ऊतक छूट जाता है। एक नई चोट। आदित्य की आवाज तीखी थी। जबकि तुम्हारे हाथ पर अभी भी एक खरोंच है जो साफ तौर पर ठीक नहीं हुई है। क्या तुम कहना चाहते हो कि यह एक संयोग है? आकाश ने अपने दांत पीसे। सर, आप मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं उस रात प्रिया के साथ था। बहुत से गवाह हैं। क्या वे गवाह काफी नहीं हैं? आदित्य आगे झुका। हमारे पास सीसीटीवी भी है। तुम्हारी जैसी एक मोटरबाइक 7:45 बजे पीड़ित के घर की ओर जाते हुए रिकॉर्ड हुई थी। और 8:30 बजे वही मोटरबाइक उस घर की दिशा से तेजी से भागते हुए। तुम इसे कैसे समझाओगे? आकाश जम गया। उसकी उंगलियां बार बार मेज पर थपथपा रही थी। टकट टक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कर्कश थी। शायद वह मैं नहीं था। शायद किसी और ने मेरी मोटरबाइक उधार ली हो। कौन? नाम बताओ। कोई जवाब नहीं था। केवल एक खाली नजर जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। पूछताछ कक्ष के बाहर प्रिया इंतजार कर रही थी। जब दरवाजा खुला और उसने आकाश को बाहर ले जाते हुए देखा, तो लड़की दौड़कर पास आई। आकाश, उनसे कहो कि तुम निर्दोष हो। आकाश ने नजरें चुराने की कोशिश करते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। वह जानता था कि उसका नाटक टूटने लगा है। उस रात प्रिया सो नहीं सकी। वह बार बार अपना फोन देखती, आकाश के साथ पुरानी बातचीत खोलती। मीठे वादों, भविष्य की योजनाओं, प्यार के शब्दों से भरे संदेश। उन संदेशों के बीच एक था जो अचानक डरावना लगने लगा। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता, तो बेहतर है कि सब कुछ खत्म हो जाए। पहले प्रिया ने सोचा था कि यह केवल एक ईर्ष्या भरा मजाक है। अब वह वाक्य एक चाकू बन गया था जो उसके सीने में धंस गया था। इस बीच आदित्य ने सहायता केंद्र में एक छोटी सी बैठक की। हमारे पास सबूत की 3 परतें हैं, डीएनए, सीसीटीवी और एक गवाह जिसने उसे कैफे से बाहर जाते देखा। लेकिन संतुष्ट मत हो। आकाश जैसा चालाक व्यक्ति कहानी को मोड़ सकता है। हमें गंगा में फेंके गए हथियार को ढूंढने की जरूरत है। वह सभी संदेहों को समाप्त कर देगा। गोताखोर टीम तैयार थी। तेज धारा वास्तव में मुश्किल बना रही थी, लेकिन उन्होंने राजू द्वारा दिखाए गए घाट के बिंदु को चिह्नित कर लिया था। अगली रात 2 गोताखोर हेडलैम्प के साथ नीचे उतरे। लगभग 1 घंटे तक कीचड़ भरे तल को खंगालने के बाद
उनमें से एक ने जंग और काई में लिपटी एक लंबी चीज खींची। जब उसे उठाया गया तो सभी की आंखें फटी रह गईं। एक बड़ा रसोई का चाकू, जिसका हैंडल अभी भी साबुत था। चाकू को तुरंत एक साफ प्लास्टिक में लपेटा गया। आदित्य ने उसे ठंडी नजरों से देखा। अगर मिश्रा परिवार का खून अभी भी इस पर लगा हुआ है, तो आकाश के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। चाकू मिलने की खबर तेजी से फैली। घाट पर लोग जमा हो गए। कुछ ने धन्यवाद दिया, कुछ गुस्से में थे। सबसे कड़ी सजा, वे चिल्लाए। जनता का दबाव और बढ़ गया और प्रिया और भी ज्यादा घिर गई। उसे लगा कि सभी आंखें उसे घूर रही हैं, उसे अपने परिवार में आकाश को लाने के लिए दोषी ठहरा रही हैं। उसके दिल में प्रिया टूटने लगी थी। वह अभी भी आकाश पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन हर सबूत उसे और जोर से थप्पड़ मार रहा था। उसकी रातें बुरे सपनों से भर गईं। उसके पिता का खून से लथपथ चेहरा, उसकी माँ का हाथ पकड़ना, उसके भाइयों की पुकार। और फिर अचानक आकाश एक चाकू पकड़े हुए धीरे से मुस्कुराता हुआ दिखाई देता। उस उदास सुबह, जब पुलिस ने उसे उसके फोन पर धमकी भरे संदेशों को स्पष्ट करने के लिए फिर से बुलाया, तो प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने संकेत क्यों नहीं देखे? मैं इतनी मूर्ख क्यों थी? वह रोना आखिरकार सबसे ईमानदार कबूलनामा बन गया कि उसका अपना दिल भी यह मानने लगा था कि आकाश वास्तव में अपराधी हो सकता है। और नदी के उस पार आकाश एक अस्थायी सेल में बैठा था। उसकी उंगलियां जो पहले प्रिया का हाथ पकड़ने में माहिर थीं, अब कांप रही थी, लोहे की दीवार पर पसीने के धब्बे छोड़ रही थी। वह दरार जिसे उसने झूठ से ढकने की कोशिश की थी, आखिरकार खुद ही बढ़ गई थी। उसके द्वारा पहने गए पूरे नकाब को निगल रही थी। जांच का चौथा दिन। घाट पर बने सहायता केंद्र में माहौल और गर्म हो गया था। राष्ट्रीय मीडिया ने मिश्रा परिवार की तस्वीर के साथ गंगा के किनारे खून की त्रासदी जैसे बड़े शीर्षक के साथ एक विशेष कवरेज शुरू कर दिया था। पत्रकार पुलिस लाइन के बाहर डेरा डाले हुए थे। हर बार कोई विकास होने पर सवाल पूछने के लिए माइक्रोफोन तैयार थे। स्थानीय निवासी अधिकारियों पर अपराधी की घोषणा करने के लिए दबाव डाल रहे थे। पूछताछ कक्ष में आकाश शर्मा हथकड़ी में बैठा था। उसका चेहरा पीला था, लेकिन वह अभी भी एक हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश कर रहा था। सर, आपके पास केवल सबूत के टुकड़े हैं। मुझे यकीन है कि अदालत इस अस्पष्टता को देखेगी। उसकी आवाज शांत थी, जैसे उसे अभी भी विश्वास हो कि वह बच सकता है। आदित्य धीरे धीरे अंदर आए। एक फाइल मेज पर रखी। फाइल के अंदर से उन्होंने तस्वीरें, डीएनए के टुकड़े, सीसीटीवी परिणाम और सबसे ताज़ा गंगा के तल से मिला काई लगा चाकू निकाला। तुम इस चीज को जानते हो? आदित्य ने ठंड से पूछा। आकाश ने कुछ सेकंड के लिए उस तस्वीर को देखा। उसकी पलकें तेजी से झपकीं और फिर वह अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया। एक साधारण चाकू हर घर में होता है। हाँ, आदित्य ने सिर हिलाया। लेकिन इस चाकू की एक कहानी है। यह चाकू बोलता है। इसके हैंडल पर एक धुंधला उंगलियों का निशान है और इसके ब्लेड पर मिश्रा परिवार के खून के धब्बे हैं। क्या तुम अभी भी कहना चाहते हो कि यह एक संयोग है? आकाश ने अपने दांत पीसे और फिर एक खोखली हंसी हंसा। आप लोग नाटक बनाने में माहिर हैं। मुझे यकीन है कि एक वकील यह सब खारिज कर सकता है। आदित्य आगे झुका। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन कानों में चुभ रही थी। आकाश, प्रिया के पिता चुपचाप नहीं मरे। उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने तुम्हें खरोंचा। तुम्हारी त्वचा का एक टुकड़ा अपने नाखून के नीचे छोड़ गए। वह एक पिता की आखिरी आवाज थी।
और वह आवाज सीधे तुम्हारी ओर इशारा करती है। तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो, लेकिन तुम डीएनए को धोखा नहीं दे सकते। खामोशी ने कमरे को निगल लिया। आकाश ने थूक निगला, उसकी आंखें डगमगाने लगी। उसके हाथों में हथकड़ी कांप रही थी क्योंकि वह उसे बहुत जोर से पकड़ रहा था। बाहर प्रिया इंतजार की कुर्सी पर बैठी थी। एक महिला पुलिसकर्मी उसके साथ थी, लेकिन लड़की खाली लग रही थी। हर बार जब लोहे का दरवाजा चरमराता तो वह तेजी से मुड़ती, इस उम्मीद में कि आकाश एक राहत भरे चेहरे के साथ बाहर आएगा, न कि एक दोषी चेहरे के साथ। लेकिन इस बार उसने केवल अंदर से एक मेज के टकराने की आवाज सुनी, जो इस बात का संकेत थी कि पूछताछ गर्म हो गई थी। आदित्य ने एक और चाल का फैसला किया। उसने अपना फोन निकाला, प्रिया के रोने की एक रिकॉर्डिंग चालू की जिसे उसने पिछली रात चलाने की अनुमति दी थी। इसे सुनो। प्रिया की धीमी आवाज सुनाई दी। आकाश, उनसे कहो। कहो कि तुम निर्दोष हो। कहो कि तुमने मेरे पापा को नहीं मारा। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा तन गया। वह आवाज एक दूसरे चाकू की तरह थी जो उसके दिल में धंस गई थी। उसने एक भारी सांस ली और फिर उसे टालने की कोशिश की। वह एक भोली लड़की है। वह समझती नहीं है। मुझे उसे इस सब से बचाना है। बचाना है। आदित्य ने जोर से मेज पर थपथपाया। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो, तो तुम उसे इस सदमे के साथ जीने के लिए अकेला नहीं छोड़ते। तुम उसके परिवार को नहीं मारते। तुम उसे अकेला नहीं छोड़ते। आकाश अचानक खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी पीछे गिर गई। दो अधिकारियों ने उसे तुरंत रोका। उसकी सांसें उखड़ रही थी। चेहरा लाल हो गया था। उन्होंने मुझे अपमानित किया। उसके पिता ने कहा कि मैं नालायक हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। उसकी आवाज टूट गई, अब पहले की तरह शांत नहीं थी। आदित्य ने तीखी नजरों से देखा। तो तुम मानते हो? आकाश जम गया, यह महसूस करते हुए कि वह फिसल गया है। उसने सिर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैं तो बस चाहता था कि वे जाने कि मैं कोई कचरा नहीं हूं। मैं तो बस चाहता था कि वे मेरा अपमान करना बंद कर दें। वे शब्द एक शैतान की फुसफुसाहट की तरह निकले जिसे आखिरकार एक दरार मिल गई थी। अधिकारी ने तेजी से नोट किया, और आदित्य जानते थे कि नकाब की वह दरार अब साफ थी। बाहर भीड़ और भी बेचैन हो गई। यह खबर कि आकाश टूटने लगा है फैल गई, जिससे नागरिक चिल्लाने लगे। पुलिस से तत्काल आधिकारिक गिरफ्तारी की घोषणा करने की मांग करने लगे। कुछ लोग मिश्रा परिवार के लिए न्याय लिखे पोस्टर लेकर आए थे। प्रिया, जो इस हंगामे को सुन रही थी, और भी जोर से रोने लगी। सारे सबूत उसके खिलाफ क्यों हैं? क्यों? भगवान! उसने अपने हाथों को इतनी जोर से मसला कि वे लाल हो गए। महिला पुलिसकर्मी ने उसके कंधे पर थपथपाकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया के दिल का घाव बहुत गहरा था। उस रात आदित्य ने सहायता केंद्र की मेज पर एक नोट लिखा। आकाश टूटने लगा है। कल टकराव की रणनीति का उपयोग करो। उसे दिखाओ कि जिस प्यार का वह दावा करता है, वह केवल एक जुनून है। उसे अपने ही शब्दों में डूबने दो। इस बीच आकाश एक सेल में अकेला बैठा था। गंगा के गड़गड़ाने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, प्रिया के उस चेहरे की कल्पना करते हुए जो पहले हमेशा उस पर मुस्कुराता था। लेकिन अब वह मुस्कान रोने से बदल गई थी, और अंधेरे में उसे एहसास हुआ कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पूछताछ का 5वां दिन और भी ज्यादा दबाव वाले माहौल में जारी रहा। पुलिस स्टेशन के बाहर
भीड़ सुबह से ही इंतजार कर रही थी, न्याय की मांग करते हुए चिल्ला रही थी। टेलीविजन कैमरे प्रवेश द्वार की ओर थे, माइक्रोफोन लाइन में लगे थे और अधिकारियों के हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। रात की बारिश के बाद वाराणसी की हवा नम थी, लेकिन नागरिकों के गुस्से की गर्मी ने सब कुछ उबलता हुआ महसूस कराया। पूछताछ कक्ष में आकाश शर्मा थके हुए चेहरे के साथ बैठा था। वह हल्की सी मुस्कान जो वह आमतौर पर एक ढाल के रूप में लगाता था, अब नहीं थी। आदित्य एक फाइल लेकर अंदर आए, उसे धम्म की भारी आवाज के साथ मेज पर रखते हुए उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे आकाश को घूरा। आज तुम सब कुछ बताओगे, शुरू से अंत तक। अगर नहीं, तो सारे सबूत तुम्हारे बिना बोलेंगे। चुनो, तुम कहानी को नियंत्रित करते हो या तुम सिर्फ सबूतों की एक कठपुतली बन जाते हो। आकाश ने एक लंबी सांस ली, उसकी उंगलियों ने हथकड़ी को रगड़ा। उसकी आंखें खाली दीवार को घूर रही थी। मैं थक गया हूं, उसकी आवाज टूट गई। हर रात उनकी आवाजें आती हैं। वे छोटे बच्चे, वे मुझे घूरते हैं। मैं सो नहीं सकता। मुझे अपने सिर में प्रिया के रोने की आवाज सुनाई देती है। आदित्य ने उसे नहीं टोका। वह जानते थे कि यह क्षण एक दरार है। चुप्पी हजारों सवालों से ज्यादा तीखी हो सकती है। आकाश ने आखिरकार अपना सिर झुका लिया, उसके कंधे कांप रहे थे। शुरू में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस रात प्रिया के पिता के सारे शब्द गूंज रहे थे। तुम बेरोजगार हो, तुम नालायक हो, मेरी बेटी से फिर कभी मत मिलना। वे शब्द मुझ पर एक हथौड़े की तरह पड़े। मुझे लगा कि मेरा स्वाभिमान कुचल दिया गया है। और उस पल मैंने सोचा, अगर वे मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते तो सब कुछ खत्म हो जाए। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फिर धीरे धीरे बताने लगा। मैंने प्रिया को कैफे में बुलाया ताकि मेरे पास एक गवाह हो कि मैं उसके साथ था। उसके बाद मैंने मोटरबाइक से बटुआ लाने का बहाना बनाया। मैं सीधे उसके घर गया। तेज बारिश ने इंजन की आवाज को ढक दिया। कमरे में तनाव बढ़ गया। आकाश का हर शब्द मिश्रा परिवार के घावों को फिर से कुरेदने वाले एक चाकू की तरह था। मैं बगल के दरवाजे से अंदर गया जो बंद नहीं था। सुनीता जी अपने 2 बच्चों के साथ सामने के कमरे में थी। वे मुझे देखकर चौंक गई। मैंने तुरंत चाकू मार दिया क्योंकि मुझे डर था कि वे चिल्लाएंगे। मैंने गिना नहीं कि कितनी बार, बस जब तक कि उनके शरीर गिर नहीं गए। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके हाथ कांप रहे थे। वे बच्चे, वे अपनी मां को पुकारते हुए रो रहे थे। मैं वह आवाज नहीं सह सका। उसकी आवाज टूट गई और फिर उसने अपनी मुट्ठी से मेज पर मारा। आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया, ठंडा रहते हुए। आगे। आकाश ने अपना चेहरा पोंछा और जारी रखा। मैं कमरे में गया। रमेश जी उठे और तुरंत मुझ पर हमला कर दिया। वह मजबूत थे, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। हम लड़े, मैं लगभग गिर गया। उन्होंने मेरे हाथ पर खरोंच मारी, बहुत दर्द हुआ। मैं घबरा गया और फिर मैंने उन्हें बार बार चाकू मारा। वह आखिरकार गिर गए। उसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। खामोशी ने कमरे को घेर लिया, यहाँ तक कि वे अन्वेषक जो क्रूर कहानियों के आदी थे, वे भी कांप उठे। आकाश ने सपाट आवाज में जारी रखा। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, मेरी सांसें तेज चल रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे सारे निशान मिटाने हैं। मैंने एक पोंछा ढूंढा। मैंने दरवाजे के हैंडल
मेज पर लगा खून साफ किया। मैंने अपने कपड़े बदले, गंदे वालों को एक प्लास्टिक में डाला, चाकू लपेटा और फिर मैं पीछे से बाहर निकल गया। मैं मोटर बाइक पर चढ़ा और सीधे घाट पर गया। वहां मैंने चाकू को गंगा में फेंक दिया। उसने आदित्य को लाल आंखों से देखा और फिर मैं कैफे वापस चला गया। प्रिया अभी भी अपने फोन में व्यस्त थी। उसने पूछा कि इतनी देर क्यों लगी। मैंने कहा कि बटुआ मोटरबाइक में गिर गया था। हमने फिर रात तक बात की, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक एक करके कबूलनामे को लिखा गया, कैमरे ने स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया। आकाश आखिरकार चुप हो गया, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैंने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा था कि वे इसे साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन पता चला कि रमेश जी अभी भी वह खरोंच का निशान छोड़ने में कामयाब रहे। उसने सिर झुका लिया, उसके आंसू गिर पड़े। आदित्य ने उसे ठंड से देखा। वह केवल एक खरोंच नहीं थी, वह एक पिता का आखिरी संदेश था। और उस संदेश ने तुम्हें यहाँ खींच लिया। कमरे के बाहर प्रिया को यह खबर मिली कि आकाश ने कबूल कर लिया है। लड़की दहाड़े मारकर रोने लगी। उसका शरीर कमजोर पड़ गया, वह लगभग बेहोश हो गई। नहीं, नहीं, यह संभव नहीं है। आकाश ऐसा नहीं कर सकता। एक महिला पुलिसकर्मी ने उसे कसकर गले लगा लिया, उसके कांपते शरीर को सहारा देते हुए। प्रिया को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ढह गई हो। न केवल उसका परिवार चला गया था, बल्कि उसका पहला प्यार एक राक्षस में बदल गया था। जब आकाश के कबूलनामे की खबर जनता को घोषित की गई, तो पुलिस स्टेशन के बाहर की भीड़ फूट पड़ी। नागरिक चिल्लाए, कुछ रोए, कुछ ने हवा में अपनी मुट्ठियां लहराईं। मौत की सजा, मौत की सजा, उन्होंने नारा लगाया। जनता का दबाव और मजबूत हो गया और मीडिया ने मोटे अक्षरों में लिखा, आकाश शर्मा ने मिश्रा परिवार की हत्या कबूली। उस रात वाराणसी सोया नहीं। चाय की दुकानों से लेकर घाटों तक लोग एक ही बात कर रहे थे, कैसे एक शांत दिखने वाला युवक एक ठंडे खून वाले हत्यारे में बदल सकता है, कैसे प्यार अंधा कर सकता है और फिर एक जानलेवा जुनून में बदल सकता है। अपने सेल में आकाश एक नम दीवार को घूरते हुए सोच में डूबा बैठा था। अपने स्वाभिमान को साबित करने की उसकी सारी योजनाओं ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। प्रिया, खुद को और चार जाने जो कभी वापस नहीं आएंगी। एक उदास दोपहर ने घाट को ढक लिया जब पुलिस आकाश शर्मा को अपराध स्थल के पुनर्निर्माण के लिए मिश्रा परिवार के घर वापस लाई। सूरज भूरे बादलों के पीछे छिपा हुआ था। बची हुई रोशनी केवल गंगा की लहरदार सतह पर अस्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रही थी। पुलिस लाइन और भी कसकर लगाई गई थी, लेकिन नागरिक अभी भी बाहर जमा थे, गुस्से, जिज्ञासा और भय से मिलीजुली धीमी आवाजों में फुसफुसा रहे थे। प्रिया वहां मौजूद थी, एक विशेष रूप से उपलब्ध कराई गई प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी, दो महिला पुलिसकर्मियों द्वारा पहरा दे रही थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें सूजी हुई थी। उसने पहले आने से मना कर दिया था, लेकिन अंत में उपस्थित होने का फैसला किया। अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि कैसे आकाश, वह आदमी जिसे वह कभी प्यार करती थी, ने वह सब किया जिसने उसके पूरे परिवार को छीन लिया। आकाश हथकड़ी में कैदी वैन से बाहर निकला। उसका चेहरा भावहीन था, जैसे सारी भावनाएं खत्म हो चुकी हों। उसे कड़ी सुरक्षा में बरामदे की ओर ले जाया गया और फिर शुरुआती स्थिति में खड़े होने का आदेश दिया गया। अन्वेषकों के कैमरे तैयार थे, नोटबुक खुली थी। एसपी आदित्य ने एक संक्षिप्त इशारा किया, शुरू करो। पहले कदम में आकाश बगल के दरवाजे के सामने झुका। उसने दिखाया कि कैसे उसने लकड़ी के दरवाजे को धीरे से धकेला,
एक पल के लिए सुना और फिर अंदर घुस गया। वह गति सरल थी, लेकिन हर किसी के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। यह वास्तविक एहसास कि उस कदम ने कभी मौत लाई थी। सामने के कमरे में उसने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां सुनीता जी बच्चों को सुला रही थी। आकाश ने अपना हाथ ऐसे उठाया जैसे वह एक चाकू पकड़े हुए हो। मैंने पीछे से वार किया, उसने सपाट स्वर में कहा। उसने हवा में वार करने की गति की, खालीपन को 2 बार 3 बार घूंपा। एक अन्वेषक ने सफेद चौक से फ्रिश पर निशान लगाया। प्रिया ने अपना मुंह ढक लिया, एक चीख को रोकते हुए। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उस गति को देखा, अपनी माँ और 2 छोटे भाइयों की कल्पना की, और उसका दिल जैसे निचोड़ लिया गया। आंसू बिना एहसास के बहने लगे। आकाश अभी भी ठंडा जारी रखा। पहला बच्चा दरवाजे की ओर भागा। मैंने उसका पीछा किया। मैंने उसकी नाइट शर्ट खींची और फिर मैंने उसे चाकू मार दिया। वह तेजी से चला, यह दिखाते हुए कि भले ही उसके सामने कोई शिकार न हो। दूसरा बच्चा चिल्लाया। मैं यह नहीं सुन सका। मैंने उसे भी चाकू मार दिया। पुलिस लाइन के बाहर देख रहे नागरिकों ने जोर से बुदबुदाया। कुछ ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने चिल्लाया, तुम कितने बेरहम हो। पुलिस ने तुरंत शांत किया ताकि भीड़ और भी उत्तेजित न हो। आकाश कमरे में गया, यह दिखाते हुए कि कैसे उसने रमेश जी को उठकर लड़ते हुए पाया। उन्होंने तुरंत हमला किया। मैं फर्श पर गिर गया। उन्होंने मेरे हाथ पर यहाँ खरोंचा। उसने अपने बाएं हाथ को दिखाते हुए कहा, जिस पर अभी भी एक हल्का निशान था। मैं घबरा गया। मैंने उन्हें बार बार चाकू मारा, जब तक कि वह हिलना बंद नहीं कर गए। आदित्य ने तीखी नजरों से देखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर विवरण नोट किया गया था। उसके बाद क्या? उन्होंने पूछा। आकाश ने सपाट जवाब दिया। मैं थोड़ी देर बैठा। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे निशान मिटाने हैं। मैंने एक पोंछा लिया। मैंने फर्श, मेज, दरवाजे के हैंडल पर लगा खून साफ किया। मैंने अपने कपड़े बदले, गंदे वालों को एक प्लास्टिक में डाला। मैंने चाकू लपेटा, उसे घाट पर ले गया और गंगा में फेंक दिया। उसने फेंकने की गति का अनुकरण किया। उसका शरीर आगे की ओर झुका। नदी का पानी चमक उठा, जैसे सच्चाई की पुष्टि कर रहा हो। प्रिया अब और नहीं सह सकी। वह खड़ी हुई, एक कर्कश आवाज में चिल्लाती हुई। बस करो, बस। महिला पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत गले लगा लिया, उसे गिरने से रोकते हुए। आकाश, क्यों? तुमने यह क्यों किया? उसका रोना फूट पड़ा। पुलिस लाइन को भेदते हुए हर किसी को एक पल के लिए चुप करा दिया। आकाश पहली बार मुड़ा। उसका चेहरा टूट गया था। उसकी आंखों में एक भावना की झलक थी, पश्चाताप नहीं, बल्कि दर्द और गुस्से का मिश्रण। क्योंकि मैं और ज्यादा ठुकराया जाना नहीं सह सकता था, प्रिया। क्योंकि मैं चाहता था कि वे मेरा अपमान करना बंद कर दें। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता, तो कोई भी नहीं। उन शब्दों ने हवा को और भी भारी बना दिया। नागरिक गुस्से में चिल्लाए। कुछ ने पुलिस लाइन को पार करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तुरंत रोक दिया गया। पुनर्निर्माण जारी रहा, हालांकि तनावपूर्ण माहौल लगभग बेकाबू था। आकाश के हर कदम उस रात की घटनाओं का अनुकरण करते हुए विभिन्न कोणों से रिकॉर्ड किया गया। कैसे वह अंदर आया, हमला किया और निशान मिटाए। सब कुछ मुकदमे में एक अकाट्य सबूत बनने के लिए दर्ज किया गया। लेकिन प्रिया के लिए वह पुनर्निर्माण केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी। यह एक बुरा सपना था जो उसकी आंखों के सामने फिर से चलाया जा रहा था।
जब पुनर्निर्माण समाप्त हुआ तो आकाश को कैदी वैन में वापस ले जाया गया। नागरिक चिल्लाए और गालियां दी, कुछ ने प्लास्टिक की बोतलें फेंकी, कुछ गुस्से में रोए। प्रिया कमजोर होकर बैठ गई, अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। मैंने सब कुछ खो दिया। और पता चला कि जिसने सब कुछ लिया वह व्यक्ति था जिस पर मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया। आदित्य घर के बरामदे में खड़े थे, उस भीड़ को देखते हुए जो अभी भी जाने को तैयार नहीं थी। दिल ही दिल में वह जानते थे कि उस रात घाट ने केवल एक परिवार नहीं खोया था, बल्कि अपनी शांति भी खो दी थी। क्योंकि हर किसी को एहसास हो गया था कि राक्षस हमेशा बाहर से नहीं आते। कभी-कभी उसका एक परिचित चेहरा होता है, जो प्यार के शब्द के पीछे छिपा होता है। वाराणसी जिला न्यायालय में पहले मुकदमे का दिन एक बड़ा तमाशा बन गया। सुबह से ही अदालत का परिसर मिश्रा परिवार के लिए न्याय और आकाश शर्मा को मौत की सजा दो लिखे पोस्टरों के साथ नागरिकों से भरा हुआ था। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी, जो लगातार बढ़ती भीड़ के गुस्से को रोकने की कोशिश कर रही थी। मीडिया ने हर कोने में कैमरे लगा रखे थे, उस क्षण का इंतजार करते हुए जब कैदी वैन का दरवाजा खुलेगा। आकाश शर्मा हथकड़ी में कड़ी सुरक्षा के साथ उतरा। उसका चेहरा सपाट था लेकिन उसके कदम भारी लग रहे थे। हत्यारा की चीखें गेट के बाहर से गूंज उठीं, कोर्टरूम तक पहुंच गईं। अंदर कुर्सियां खचाखच भरी थी, नागरिक, पत्रकार और बचे हुए पीड़ित परिवार। प्रिया सामने की पंक्ति में बैठी थी, उसका चेहरा पीला और आंखें सूजी हुई थी। न्यायाधीशों का पैनल कमरे में हुआ, सब खड़े हो गए और एक पल के लिए खामोशी छा गई। मुख्य न्यायाधीश ने भारी आवाज में सुनवाई शुरू की। आज हम अभियुक्त आकाश शर्मा के खिलाफ मिश्रा परिवार की सुनियोजित हत्या से संबंधित आपराधिक मामले की जांच शुरू करते हैं। सरकारी वकील खड़ा हुआ, एक मोटी फाइल खोली और आरोप पत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज हर कान में चुभ रही थी। अभियुक्त ने जानबूझकर पहले से सोची समझी योजना के साथ एक ही बार में 4 लोगों की जान ले ली, रमेश मिश्रा, सुनीता मिश्रा और उनके 2 बच्चे रोहन और सोहन। अभियुक्त का कृत्य क्रूर था, जिसमें पीड़ितों को, जिनमें 2 असहाय छोटे बच्चे भी शामिल थे, बार बार एक तेज धार वाले हथियार से घोंपा गया। कमरे में कोहराम मच गया। कुछ लोगों ने अपना चेहरा ढक लिया, यह सुनने में असमर्थ। प्रिया ने सिर झुका लिया, आंसू उसकी गोद में गिरे। वकील ने जारी रखा, प्रस्तुत किए गए सबूत स्पष्ट हैं। अभियुक्त का डीएनए पीड़ित रमेश मिश्रा के नाखून के नीचे पाया गया। सीसीटीवी फुटेज में अभियुक्त की मोटर बाइक को घटना के समय पीड़ित के घर की ओर जाते हुए दिखाया गया है। कैफे में गवाहों ने अभियुक्त को 15 मिनट से ज्यादा समय तक मेज से अनुपस्थित देखा और सबसे अकाट्य, गंगा नदी से बरामद हथियार में अभियुक्त के उंगलियों के निशान और पीड़ितों के खून के धब्बे पाए गए। वह एक पल के लिए रुका, न्यायाधीश को देखते हुए। इसलिए हम अभियुक्त पर सुनियोजित हत्या का आरोप लगाते हैं। इसकी सजा मौत है। कोर्टरूम फिर से गूंज उठा। कुछ लोगों ने तालियां बजाईं, कुछ ने सहमति में चिल्लाया। न्यायाधीश ने 3 बार हथौड़ा पीटकर माहौल को शांत किया। शांत, शांत। अदालत में व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। जब आकाश की बोलने की बारी आई, तो वह तनावपूर्ण चेहरे के साथ उठा। माननीय न्यायाधीश, मैं गलत था। मैंने वास्तव में वह किया। लेकिन मैं उस रात होश में नहीं था। मुझे अपमानित किया गया था, मेरे स्वाभिमान को कुचल दिया गया था। मैंने अपना नियंत्रण खो दिया। यह सुनियोजित हत्या नहीं थी, यह भावनाओं के कारण हुआ। मैं विचार करने का अनुरोध करता हूँ।
दर्शकों की बेंच से मजाक उड़ाने वाली आवाजें आईं। बहाना। तुमने एक बहाना तैयार किया था। यह स्पष्ट रूप से एक योजना थी, किसी ने चिल्लाया। पुलिस ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। न्यायाधीश ने आकाश को तीखी नजरों से देखा। अभियुक्त, भावनाओं का बहाना किसी और की जान लेने के कृत्य को सही नहीं ठहरा सकता, खासकर एक साथ 4 जाने। जांच और पुनर्निर्माण में आपके कबूलनामे से यह साबित होता है कि आपने अपने निशान छिपाने के लिए एक परिदृश्य तैयार किया था। यह एक सुनियोजित कृत्य का लक्षण है। प्रिया को गवाही देने के लिए कहा गया। वह कांपते हुए शरीर के साथ आगे बढ़ी। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। मुझे वह रात अभी भी याद है। आकाश ने कहा कि वह मोटरबाइक से बटुआ लेने जा रहा है। मैंने विश्वास किया। मुझे नहीं पता था कि वह घर गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा परिवार। उसकी आवाज टूट गई, उसका रोना फूट पड़ा। कमरा चुप हो गया, केवल उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी। न्यायाधीश ने उसे समय दिया और फिर पूछा, क्या आपको विश्वास है कि अभियुक्त इस तरह का कृत्य करने में सक्षम है? प्रिया ने आंसू भरी आंखों से आकाश को देखा। मैं कहना चाहती हूँ कि नहीं। मैं विश्वास करना चाहती हूँ कि वह एक अच्छा इंसान है। लेकिन सारे सबूत, उसके अपने सारे शब्द। हाँ, उसने यह किया। और उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आकाश ने सिर झुका लिया। पहली बार वह पछताता हुआ लग रहा था, लेकिन इसलिए ज्यादा क्योंकि वह फंस गया था, न कि सहानुभूति के कारण। मुकदमा अन्य गवाहों की जांच के साथ जारी रहा। राजू, नाव चलाने वाला जिसने किसी को नदी में कुछ फेंकते देखा था। शर्मा जी, जिन्हें शुरू में शक था लेकिन वे असंबंधित साबित हुए। और फोरेंसिक विशेषज्ञ जिन्होंने डीएनए और उंगलियों के निशान के परिणामों का विस्तार से वर्णन किया। सभी ने अभियोजक के मामले को मजबूत किया। जब सभी गवाह समाप्त हो गए, तो अभियोजक एक बार फिर खड़ा हुआ। माननीय न्यायाधीश, अभियुक्त ने न केवल जानें ली हैं, बल्कि समाज की शांति को भी भंग किया है। उसके कृत्य ने आतंक, आघात और एक ऐसा घाव पैदा किया है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, खासकर एकमात्र जीवित बची प्रिया के लिए। राष्ट्र को इस तरह की क्रूरता के लिए कोई माफी नहीं देनी चाहिए। हम अपनी मौत की सजा की मांग पर कायम हैं। कोर्टरूम के बाहर से जोरदार जय जयकार हुई। हालांकि दरवाजा कसकर बंद था, लेकिन भीड़ की आवाज दीवारों पर दबाव डालने वाली एक लहर की तरह थी। न्यायाधीश ने अगले हफ्ते के फैसले के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। अभियुक्त को अंतिम बचाव पेश करने का अवसर दिया। हथौड़े को 3 बार पीटा गया। आकाश को कमरे से बाहर ले जाया गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दर्शकों की बेंच से प्रिया केवल खाली आंखों से देख सकती थी। उसका पहला प्यार अब मौत की सजा का इंतजार करते हुए कटघरे में था। उसका दिल नफरत, दर्द और अभी भी परेशान करने वाली यादों के अवशेषों के बीच उलझा हुआ था। बाहर भीड़ और भी उग्र हो गई। एक बड़ा बैनर फहराया गया, परिवार के हत्यारे के लिए कोई माफी नहीं। पुलिस ने ढालों से रोका, यह सुनिश्चित करते हुए कि लोगों का गुस्सा हिंसा में न बदल जाए। उस शाम वाराणसी भावनाओं से जल रहा था। हर कोई केवल एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, वह फैसला जो आकाश शर्मा के भाग्य का फैसला करेगा और मिश्रा परिवार को न्याय देगा। एक हफ्ते बाद वाराणसी जिला न्यायालय का कोर्टरूम फिर से खचाखच भरा हुआ था। उस दिन आकाश शर्मा के लिए अंतिम बचाव पेश करने का आखिरी मौका था, इससे पहले कि न्यायाधीशों का पैनल अपना फैसला सुनाता। सुबह से ही भीड़ न्याय होना चाहिए और आकाश शर्मा को मौत की सजा दो लिखे पोस्टरों के साथ गेट के सामने कतार में खड़ी थी।
पुलिस की सुरक्षा और भी कड़ी थी, इस डर से कि नागरिकों की भावनाएं फूट पड़ेंगी। आकाश को हथकड़ी में लाया गया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, अब कोई मुस्कान या आत्मविश्वास का दिखावा नहीं था। उसके कदम धीमे थे, कंधे झुके हुए थे। दर्शकों की सीट पर प्रिया थके हुए चेहरे के साथ मौजूद थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन वह सीधे देख रही थी, जैसे खुद को अंत तक सब कुछ देखने के लिए मजबूर कर रही हो। मुख्य न्यायाधीश ने भारी आवाज में सुनवाई शुरू की। आज अभियुक्त को अंतिम बचाव पेश करने का अवसर दिया जाता है। कृपया आगे बढ़े। आकाश खड़ा हुआ, उसकी आवाज कर्कश थी। माननीय न्यायाधीश, मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं। मैं उन जिंदगियों को वापस नहीं ला सकता जो चली गई है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे मौत की सजा न दें। मैं बहक गया था। मैं तो बस सम्मान चाहता था, लेकिन मैंने अपना नियंत्रण खो दिया। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने का एक मौका मांगता हूं। उसने सिर झुका लिया, उसकी आवाज टूट गई। मैं जानता हूं कि प्रिया मुझसे नफरत करती है, लेकिन मैं अभी भी उससे प्यार करता हूं। मैं उसे कभी तकलीफ नहीं देना चाहता था। कृपया मुझे मौत की सजा न दे। मुझे जीने दे, ताकि मैं इस अपराध बोध को अंत तक ढो सकूं। कमरे में कोहराम मच गया। दर्शकों की बेंच से चीखें सुनाई दी। बहाना। तुमने 4 जानें ली, उनमें से 2 छोटे बच्चे थे। पुलिस ने शांत किया, लेकिन माहौल गर्म बना रहा। सरकारी वकील खड़ा हुआ, उसका चेहरा ठंडा था। माननीय न्यायाधीश, अभियुक्त बहकने की बात करता है, लेकिन तथ्य कुछ और है। उसने सब कुछ विस्तार से योजना बनाई। प्रिया को एक बहाना बनाने के लिए कैफे में ले जाना, मोटरबाइक पर वापस जाने का नाटक करना, फिर चाकू लेकर पीड़ित के घर में घुसना। हत्या के बाद उसने निशान मिटाए, फ्रिश धोया और यहाँ तक कि हथियार को नदी में फेंक दिया। क्या यह बहकना है? नहीं, यह एक योजना है। वकील ने सीधे आकाश की ओर देखा। अभियुक्त दूसरे मौके का हकदार नहीं है। 4 जानें चली गई हैं। एकमात्र जीवित बची प्रिया का मनोवैज्ञानिक घाव कभी नहीं भरेगा। कानून को एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए, इस तरह की क्रूर सुनियोजित हत्या के लिए कोई सहिष्णुता नहीं है। हम अपनी मौत की सजा की मांग पर कायम हैं। न्यायाधीश ने कमरे को शांत होने का इशारा किया। उन्होंने फिर आकाश को देखा। अभियुक्त, भावनाएं कोई औचित्य नहीं है। हर कोई गुस्सा हो सकता है, अपमानित महसूस कर सकता है, लेकिन हर कोई एक जल्लाद नहीं बन जाता। आपने वह रास्ता चुना। आपने एक पत्नी, 2 छोटे बच्चों और एक पिता की जान ले ली जो अंत तक लड़े। यह एक पल का नियंत्रण खोना नहीं था, यह एक ठंडा, सोचा समझा विकल्प था। आकाश चुप हो गया, उसका चेहरा पीला, माथे से पसीना टपक रहा था। न्यायाधीश के शब्द एक हथौड़े की तरह थे जो उम्मीद के हर आखिरी अवशेष को तोड़ रहे थे। प्रिया को अंतिम गवाह के रूप में आगे बुलाया गया। उसकी आवाज कर्कश लेकिन स्पष्ट थी। मुझे अब और कोई बहाना नहीं सुनना है। मैं जो जानती हूँ वह यह है कि मैंने एक ही रात में अपने पिता, माँ और 2 भाइयों को खो दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस व्यक्ति पर मैंने विश्वास किया, उसी ने सब कुछ नष्ट कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्या सजा उचित है, लेकिन अगर वे वापस नहीं आ सकते, तो कम से कम मैं न्याय चाहती हूँ। उसे आजाद न होने दे। प्रिया का रोना कमरे में गूंज उठा, कुछ लोग भी सिसकने लगे। आकाश ने सिर झुका लिया, उसकी आंखें नम थी, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। न्यायाधीश ने 3 बार हथौड़ा पीटा।
फैसले के लिए सुनवाई 1 हफ्ते के लिए स्थगित की जाती है। अभियुक्त हिरासत में रहेगा। जब आकाश को बाहर ले जाया गया तो बाहर की भीड़ की चीखें साफ सुनाई दे रही थी। मौत की सजा। मौत की सजा। वह आवाज एक लहर की तरह थी जो अदालत की दीवारों से टकरा रही थी। उस शाम वाराणसी के आसमान को भारी बना रही थी। अपने दिल में आकाश जानता था कि उसका समय लगभग समाप्त हो गया है। और प्रिया के लिए, हालांकि फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया था, वह पहले से ही सजा की कड़वाहट महसूस कर रही थी। परिवार का नुकसान, विश्वास का नुकसान, उस भविष्य का नुकसान जिसका उसने कभी सपना देखा था। जिस दिन का इंतजार था वह आखिरकार आ गया। सुबह से ही वाराणसी जिला न्यायालय का परिसर सैकड़ों लोगों से खचाखच भरा था। बैनर ऊंचे फहराए गए थे, आकाश शर्मा को मौत की सजा और मिश्रा परिवार के लिए न्याय। सशस्त्र पुलिस ने मानव श्रृंखला बनाकर पहरा दिया ताकि लगातार बेचैन होती भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। कोर्टरूम के अंदर हवा भारी महसूस हो रही थी। सभी सीटें भर चुकी थी। यहाँ तक कि गलियारे भी उन नागरिकों से भरे हुए थे जो इस ऐतिहासिक फैसले को देखना चाहते थे। प्रिया सामने की बेंच पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला, हाथ अपनी दिवंगत मां के पहने हुए एक काले कपड़े को कसकर पकड़े हुए थे। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन उसमें एक संकल्प था कि वह सिर ऊंचा करके फैसला सुनेगी। लोहे का दरवाजा खुला। आकाश को हथकड़ी में लाया गया। उसका चेहरा पीला था, बाल बिखरे हुए थे। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने फिर भी सीधा खड़ा रहने की कोशिश की। इमारत के बाहर से भीड़ की चीखें दीवारों को भेदती हुई सुनाई दी। हत्यारा, उसे मौत की सजा दो। न्यायाधीशों का पैनल कमरे में हुआ। सब लोग खड़े हो गए। हथौड़ा 3 बार पीटा गया। फैसले की सुनवाई के साथ सुनवाई फिर से शुरू होती है। मुख्य न्यायाधीश की भारी आवाज कमरे के हर कोने में गूंज उठी। न्यायाधीश ने एक लंबी फाइल पढ़ी। यह ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त आकाश शर्मा को मिश्रा परिवार के 4 सदस्यों की सुनियोजित हत्या करने का वैध और निर्णायक रूप से दोषी पाया गया है। यह ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त ने शांति से एक बहाना तैयार किया, 2 छोटे बच्चों सहित बार बार घूमकर एक क्रूर कृत्य किया। यह ध्यान में रखते हुए कि कृत्य करने के बाद अभियुक्त ने निशान मिटाने की कोशिश की, जो एक ठंडे और सुनियोजित स्वभाव को दर्शाता है। यह ध्यान में रखते हुए हर शब्द प्रिया के दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। उसने अपने होंठ काटे, रोने से रोकने की कोशिश करते हुए। न्यायाधीश ने और भी दृढ़ आवाज में जारी रखा। अभियुक्त के कृत्य ने एक गहरा घाव छोड़ा है, न केवल एकमात्र जीवित बची प्रिया के लिए, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के लिए भी। कोई भी हल्का करने वाला कारण नहीं है। इसलिए कमरा चुप हो गया। सभी ने अपनी सांस रोक ली। अभियुक्त आकाश शर्मा को मौत की सजा सुनाता है। हथौड़ा 3 बार पीटा गया। एक पल में कमरा फूट पड़ा। नागरिक जय जयकार करने लगे, कुछ राहत में रोने लगे। न्याय जिंदाबाद। कानून ने अपना काम कर दिया, वे चिल्लाए। बाहर भीड़ की आवाज एक लहर की तरह गूंज उठी जो किनारे से टकरा रही थी। पुलिस को जय जयकार और रोने के मिश्रण को नियंत्रित करने में मुश्किल हुई। अभियुक्त की कुर्सी पर आकाश लड़खड़ा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फटी रह गईं। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज इंजियचन गई। मैं उसके होंठ कांप रहे थे। फिर वह चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। गर्व का सारा कवच टूट गया था। जो बचा था वह केवल मृत्यु का सामना करने का डर था। प्रिया ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके आंसू जोर से गिरे, न केवल राहत के कारण,
बल्कि इसलिए भी कि पुराने घाव और खुल गए थे। उसके लिए यह फैसला उसके पिता, माँ और 2 भाइयों को वापस नहीं लाएगा। कोई भी न्याय उस नुकसान को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम वह जानती थी कि सच्चाई की जीत हुई है। न्यायाधीश ने सुनवाई समाप्त की। इसके साथ अभियुक्त आकाश शर्मा के खिलाफ सुनियोजित हत्या के मामले की सुनवाई कानून के अनुसार समाप्त घोषित की जाती है। हथौड़े को एक बार फिर जोर से पीटा गया, जैसे उस कमरे में सबसे अंधेरे अध्याय को बंद कर रहा हो। आकाश को कमजोर कदमों से बाहर ले जाया गया। बाहर भीड़ की चीखों ने उसका स्वागत किया। इस बार मांग नहीं, बल्कि संतुष्टि की न्याय मिल गया है। टेलीविजन कैमरों ने उसके टूटे हुए चेहरे को रिकॉर्ड किया। खाली आंखें एक ऐसे भविष्य को देख रही थी जो अब मौजूद नहीं था। प्रिया कमजोर कदमों से अदालत से बाहर निकली। कुछ नागरिकों ने उसके कंधे पर थपथपाकर उसे हिम्मत दी, लेकिन उसने केवल एक हल्की सी सिर हिलाई। उसके अंदर एक तूफान अभी भी गूंज रहा था। वह जानती थी कि फैसले ने मामला बंद कर दिया है, लेकिन घाव नहीं। उसकी रातें अभी भी बुरे सपनों, एक चाकू की परछाई और उसके भाइयों के रोने की आवाजों से भरी रहेंगी। उस शाम वाराणसी जय जयकार और आंसुओं से भरा था। इस शहर ने अभी-अभी देखा था कि कैसे कानून न्याय दिलाता है, लेकिन यह भी कि कैसे एक गलत दिशा में गया प्यार सबसे अंधेरी त्रासदी में बदल सकता है। फैसला सुना दिया गया था। आकाश शर्मा को आधिकारिक तौर पर मौत की सजा मिली। यह खबर तेजी से पूरे वाराणसी में और फिर पूरे भारत में फैल गई। चाय की दुकानों पर, बाजारों में, नाव घाटों पर लोग एक ही बात कर रहे थे। पता चला कि प्यार अगर गलत दिशा में जाए तो जहर बन सकता है, एक बूढ़े पिता ने कहा। स्वाभिमान की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन हत्या करके नहीं, दूसरे ने जवाब दिया। लेकिन प्रिया के लिए सभी जय जयकार और मीडिया की सुर्खियों का कोई मतलब नहीं था। उसकी रातें अभी भी बुरे सपनों से भरी थी। वह अक्सर अपनी ही चीखों से जाग जाती, अपने भाई की आवाज उसे पुकारते हुए या आकाश के साये को हाथ में चाकू लिए दरवाजे पर खड़ा हुआ कल्पना करती। वह सदमा केवल इसलिए नहीं चला गया क्योंकि एक न्यायाधीश ने हथौड़ा पीटा था। फिर भी प्रिया ने उठने की कोशिश की। वह दूर के रिश्तेदारों के साथ रहने लगी, अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश कर रही थी। आसपास के लोगों ने समर्थन दिया, कभी-कभी खाना लाते या बस साथ बैठते। धीरे-धीरे उसने सीखा कि भले ही उसका परिवार चला गया हो, लेकिन अभी भी ऐसे लोग थे जो परवाह करते थे। इसने घाव को नहीं भरा, लेकिन कम से कम इसने टिके रहने का एक कारण दिया। दूसरी ओर समाज ने एक कड़वा सबक सीखा। आकाश शर्मा का मामला इस बात का एक वास्तविक उदाहरण बन गया कि कैसे शुद्ध प्रेम अहंकार और नाजुक स्वाभिमान के साथ मिलकर एक जानलेवा जुनून में बदल सकता है। कई माता-पिता अपने बच्चों को रिश्ते बनाने में और अधिक सावधानी से मार्गदर्शन करने लगे। कई युवाओं को भी यह एहसास होने लगा कि जिम्मेदारी और धैर्य के बिना प्यार केवल आपदा पर ही समाप्त होगा। एसपी आदित्य ने सुनवाई के बाद एक बार पत्रकारों से दृढ़ आवाज में कहा था, इस अपराध ने हमें एक बात सिखाई है, जो व्यक्ति शांत और सौम्य दिखता है, जरूरी नहीं कि वह खतरा न रखता हो। जुनून के संकेतों को नजरअंदाज न करें, धमकियों को हल्के में न लें, और सबसे महत्वपूर्ण, परिवार की हर सलाह का सम्मान करें, क्योंकि अक्सर वे कुछ ऐसा देखते हैं जिसे हम खुद देखने के लिए अंधे होते हैं। घाट धीरे-धीरे फिर से शांत हो गया। मिश्रा परिवार का घर खाली छोड़ दिया गया, उसका दरवाजा कसकर बंद कर दिया गया। गुजरने वाले लोग अक्सर सिर झुका लेते, जैसे बहुत देर तक घूरना नहीं चाहते हों, क्योंकि वहां अभी भी त्रासदी के निशान महसूस होते थे।
गंगा नदी बहती रही, जैसे अतीत के धब्बों को धो रही हो। लेकिन उस खूनी रात की याद हमेशा नागरिकों की याद में जीवित रहेगी। प्रिया एक शाम नदी के किनारे खड़ी होकर लहरदार पानी को देख रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, पापा, मम्मी, रोहन, सोहन, मैं वादा करती हूँ कि मैं मजबूती से जीऊंगी ताकि आप लोग वहां गर्व महसूस करें। उसके आंसू गिरे, गंगा की धारा में मिल गए। यह केवल एक रोना नहीं था, बल्कि एक प्रार्थना भी थी कि उसका परिवार शांत रहे। इस मामले ने एक बड़ा सबक भी छोड़ा। सच्चा प्यार मजबूत करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान को दूसरों पर अत्याचार करने का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए, और अनियंत्रित गुस्सा एक त्रासदी बन सकता है। आकाश शर्मा को कानून से उसका उचित प्रतिफल मिल गया था, लेकिन इससे भी बढ़कर समाज को यह याद दिलाया गया था कि प्यार को जुनून में न बदलने दे और अंधे अहंकार को दिल पर कब्जा न करने दे। घाट पर मिश्रा परिवार की कहानी केवल एक आपराधिक कहानी नहीं है। यह हम सभी के लिए एक कड़ी चेतावनी है। प्यार को ईमानदारी से सहेजें, परिवार का सम्मान करें, गुस्से को नियंत्रित करें, और चोट को हमें एक शैतान बनाने की इजाजत न दें। प्रिया शायद कभी पूरी तरह से ठीक न हो पाए, लेकिन वह इस बात का सबूत है कि सब कुछ खोने के बावजूद इंसान अभी भी खड़ा रह सकता है। वह इस बात की जीवित गवाह है कि सच्चाई आखिरकार हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है, और कि एक गलत प्यार एक विश्वास की कीमत की कड़वाहट सिखा सकता है। और अब मैं आपसे, श्रोताओं से पूछना चाहता हूँ, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या प्यार खतरे से आंखें मूंदने का एक कारण हो सकता है? क्या आपने कभी अपने आसपास खतरनाक जुनून के संकेत देखे हैं? नीचे अपनी टिप्पणी छोड़े। लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, ताकि हम जीवन के सबक से भरी वास्तविक कहानियों पर चर्चा करना जारी रख सकें, जहां न्याय हमेशा अपना रास्ता ढूंढता है और सच्चा प्यार हमेशा समय द्वारा परखा जाता है।